नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बिहार चुनाव से अखिलेश यादव ने क्या सीखा, ये सवाल उठ रहा है और इसलिए उठ रहा है कि खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव ने हमको एक डायरेक्शन दे दिया है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव से उनको ये भी पता चल गया है कि 2027 के लिए दिशा क्या होगी। ये संकेत मिल रहा है उनकी बातचीत से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तेजस्वी यादव की हार का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उनके सलाहकार, जिसमें एक प्रमुख नाम है संजय यादव का, क्या अखिलेश यादव के साथ भी इस तरह के संजय यादव जुड़े हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी को उठाने के लिए, 47 सीट 2017 में आती है और अखिलेश यादव कोशिश करके करेक्ट करके कार्यकर्ताओं से 47 से बढ़ा करके उसको 111 पे ले आते हैं। 3 गुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है 5 साल के अंदर। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से कहते हैं इतिहास रच देना। अगर हम देखें समाजवादी पार्टी के लिहाज से 37 सीट लोकसभा में और बीजेपी को पीछे छोड़ देते हैं। उस दौर में जब बीजेपी 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीत करके एक छत्र राज्य स्थापित कर चुकी होती है, तब पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हैं 37 समाजवादी पार्टी और 33 बीजेपी। इतना ही नहीं, अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी छीन लेती है बीजेपी के हाथ से। मेरठ में अरुण गोविल यानी कि राम, टेली सीरियल के राम, बीजेपी के टिकट पर हारते हारते बसते हैं। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक तरह से सफाया कर देती है। यहां तक कि बनारस और लखनऊ जैसी सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम हो जाता है पहले की तुलना में। अब सवाल ये उठता है कि इस सब के बाद भी क्या अखिलेश यादव को अलर्ट होने की जरूरत है? क्या ये संजय वाला फैक्टर यहां भी काम कर रहा है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी में जो इस पार्टी का पूरा सोशल इक्वेशन चौपट करने पर तुले हुए हैं? यह बड़ा सवाल है। और जब ये सवाल आता है सामने तो फिर यह बात भी कही जाती है कि आखिर वो ये सवाल उठ क्यों रहा है? क्या मर्ज दिख रहे हैं? क्या बीमारी के लक्षण विजिबल हैं? क्या आप ध्यान से समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां भी कुछ संजय बैठे हुए हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस रास्ते पर चली है मुलायम सिंह यादव के दौर से, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय मुलायम सिंह यादव ने एक अद्भुत कॉकटेल तैयार किया था पॉलिटिक्स का, जिसमें सब कोई उनके साथ, उनके करीब, उन पे आरोप लगा कि वो मुस्लिम और यादव की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आप कहानी देखिए क्या थी। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में कौन था? जनेश्वर मिश्रा, जिनको वो छोटे लोहिया कहते थे। वे जनेश्वर मिश्रा जो कि 1967 में जब चुनाव लड़ा मुलायम सिंह यादव ने पहला चुनाव, तो उस पहले चुनाव में जनेश्वर मिश्रा 1967 में नेताजी के साथ थे इटावा की जसवंत नगर सीट पर। तब से ये दोस्ती है। और जब तक जनेश्वर मिश्रा रहे, नेताजी उन्हें जो सबसे अधिक सम्मान हो सकता था पार्टी को सम्मान दिया। जब वो नहीं रहे तो वे सपरिवार इलाहाबाद गए। आज प्रयागराज हो चुका है, तब इलाहाबाद था। और इतना ही नहीं, जनेश्वर मिश्रा की बीमारी के दौर में हमेशा उनका ध्यान रखा। बेनी प्रसाद वर्मा बहुत ही क्लोज रहे नेताजी के। नेताजी ने कभी भी बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ काफी कुछ नकारात्मक बातें बोलने लगे, तब भी मुलायम सिंह यादव ने कभी जवाब नहीं दिया उनका। बृजभूषण तिवारी एक और नाम याद कीजिए। बृजभूषण तिवारी और नेताजी की दोस्ती का आलम यह था कि जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से ये दोस्ती अटूट रिश्ते की शक्ल में रही है। कभी भी बृजभूषण तिवारी को नेताजी ने अकेले नहीं रहने दिया।
और मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, अभी ये पूरा मामला अखिलेश यादव के दौर पर आएगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि ये संजय वाली बात, यानी कि पार्टी के अंदर रह करके पार्टी की जड़ें या पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा रह करके पार्टी की जड़ें कौन कमजोर कर रहा है समाजवादी पार्टी में। हम बात कर रहे थे ब्रजभूषण तिवारी की, वो रिश्ता निभाया नेताजी ने ब्रजभूषण तिवारी के साथ में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि साल था 1996, लोकसभा के चुनाव थे और डुमरियागंज की सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर ब्रजभूषण तिवारी लड़ रहे थे। उनके खिलाफ थी कांग्रेस से मोहसिना किदवई, सीमा मुस्तफा एक और उम्मीदवार जो निर्दलीय थी। ये बहुत ही कड़ा मुकाबला था। और ब्रजभूषण तिवारी 1991 में हार चुके थे, वे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, लोग बहुत नाराज थे, खासतौर पर मुसलमानों को लगता था कि ये तो हमारे लिए ना कुछ बात करते हैं, ना हमारे कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, हम 96 में इनको क्यों चुने। नेताजी को पता चला, वे गए डुमरियागंज और ईद के रोज गए, वो ईद का दिन था। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट का भाषण दिया, सिर्फ 5 मिनट। करीब 20,000 मुसलमानों की भीड़ जुटी उनको सुनने के लिए, और उस 5 मिनट के भाषण में ही नेताजी ने डुमरियागंज का पूरा चुनाव बदल दिया। मुसलमानों का वोट और रुझान जो अब तक मोहसिना किदवई और सीमा मुस्तफा में बटा हुआ था, वो एक तरफा ब्रजभूषण तिवारी के पास की ओर चला गया। और उन्होंने कहा क्या था नेताजी ने उस समय कहा कि मैं आपके साथ खड़ा रहा, लोग मुझे मौलाना मुलायम कहते हैं, मुझे मुस्लिमों से जोड़ते हैं, मुस्लिमों की औलाद कहते हैं, ये सब मुझे कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं कि ब्रजभूषण तिवारी यहां पर आपके साथ संपर्क में नहीं रहे हैं, इनके लिए मैं माफी मांगता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी इज्जत की लाज रखें और समर्थन दें हमको। इतनी सी 5 मिनट की भाषण थी और पूरा माहौल बदल गया। ब्रजभूषण तिवारी वो चुनाव जीत गए और पूरे उस पूर्वांचल में इस जीत की उस समय से लेकर आज तक चर्चा होती है। ये स्थितियां हैं। तो ये सारी कहानी में इसलिए सुना रहा था कि मुलायम सिंह यादव की जो पॉलिटिक्स रही है, उस पॉलिटिक्स में सबकी जगह थी, सबकी भूमिका थी, चाहे वो मोहन सिंह रहे हों, चाहे वो रेवती रमन सिंह रहे हों, सबका मुलायम सिंह यादव ने साथ दिया और सबके साथ वो खड़े रहे। और यही उनका पूरा एक जो ग्रुप था जो उनको उस दौर में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आता था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और हिंदुत्व की राजनीति उफान पर थी। और उस समय बीजेपी के पास चेहरा भी कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह यानी कि लोध पिछड़ों के नेता और हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक, ये डेडली कॉम्बिनेशन था। उस दौर में नेताजी ने 3 बार वो मुख्यमंत्री बने और तमाम मुसीबत को झेलते हुए अपनी सरकार बनाई। ये एक बैकग्राउंड है। अब आते हैं अखिलेश यादव के दौर में। अखिलेश यादव के दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कुछ ऐसे अति उत्साही नेता कि नेता बनने की प्रक्रिया में लगे हुए लोग जो लक्ष्मण रेखा लांघने में उतारू हैं, जो पार्टी का पूरा नैरेटिव कर दे रहे हैं कि ये पार्टी एंटी ब्राह्मण पार्टी है, ये पार्टी एंटी ठाकुर पार्टी है, ये पार्टी एंटी सवर्ण पार्टी है, ये पार्टी यादव और मुस्लिम के अलावा जो बाकी जातियां हैं कभी कभी उन पर भी टारगेट कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा एक जाति से अलाइंड होकर के। हालांकि ये आधिकारिक तौर पे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम का हिस्सा यानी कि वो पार्टी के साथ तमाम प्लेटफॉर्म पे भी दिख जाते हैं, वे सोशल मीडिया पे पार्टी की बात दिन रात उठाते हैं, लेकिन जो नैरेटिव है वो नैरेटिव उनका खास जाति के समर्थन में और दूसरी जातियों के विरोध में जाता हुआ दिखता है। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स जो नेताजी की, मुलायम सिंह यादव की रही है, जो अखिलेश यादव 2024 में जो उन्होंने एक बड़ा अपना जमीनी आधार बना लिया है, ये उसको चोट करना इसने शुरू कर दिया है। और नैरेटिव का ये पूरा खेल है। अगर आपने नैरेटिव खराब किया तो वही नैरेटिव सोशल मीडिया से नीचे तक जाता है और उसके बाद जमीन पर वो नैरेटिव फैलने लगता है, उसकी खेती होने लगती है, उसकी फसलें उगने लगती हैं। बीजेपी इसी बात का इंतजार भी कर रही है कि ये नैरेटिव ऐसे ही फैलता जाए। एक बेस वोट होता है,
आप दो राय नहीं कि आप बात कर लीजिए 80% की कि 80-20, कोई इशू नहीं है। पीडीए की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, काडर वोट होता है। आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनको एक कीजिए, इसमें यहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन इस एक करने की हड़बड़ी में आप बाकी के समाज को अगर आप निशाने पर लेंगे तो आप एक बड़ा चंक एकदम से काट के अलग करते हैं। ये सोचते हैं कि वो वोट नहीं करता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो पार्टी अपने विस्तार के बारे में सोचती है वो उस वोट बैंक को अपनी ओर लाती है खींच के, जो उसको वोट नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सवर्ण तबका समाजवादी पार्टी को वोट करता ही नहीं हो। बहुत जगहों पर वोट किया है, बहुत जमकर के वोट किया है, बहुत जगहों पर नहीं भी किया है। और ये कौन तबका है अखिलेश यादव के लिए चैलेंज का? संजय यादव कौन है इस पार्टी का? मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे ये जिनको नया नया नेता बनने का चस्का लगा है, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो इस पार्टी के साथ में सैद्धांतिक तौर पे जुड़ गए हैं और उस पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया में उत्पाद जोते हुए हैं। अगर आप इस वाक्य का इस्तेमाल करें तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका जो असर जा रहा है वो नीचे तक जाना शुरू हो चुका है। जिस पार्टी को अखिलेश यादव एमवाई की छवि से निकाल करके एक बड़े फलक पर ले जाना चाहते हैं, उस पार्टी को ये जो सोशल मीडिया के, और जिसमें कुछ पार्टी के दूसरे दर्जे के नेता भी शामिल हैं, वो उसी एमवाई के फार्मूले में ही फिट करने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसा करके वो सेकंड रंग के नेता हैं तो पहली पंक्ति में आ जाएंगे, थोड़ा उनका नाम होगा, थोड़ा उन पे फोकस जाएगा। और वो जो सोशल मीडिया वाला पूरा का पूरा तबका है, उसको लगता है इसके जरिए वो और चर्चा पाएगा और वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो ये जितनी भी कतार है समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं की, ये अपने फायदे कतार है। जो सोशल मीडिया के धुरंधर हैं, उनको अपना फायदा चाहिए कि उनका थोड़ा नाम हो जाए, उनकी फेम हो जाए, उनकी चर्चा हो जाए, और इस बहाने चर्चा हो जाएगी। चूंकि ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, ये प्रतिक्रियावादी है। यहां हम टारगेट करते हैं इस जात को, इस जात को, इस जात को, इस जात को, और उस टारगेट करने में उधर से रिएक्शन आता है और हम चर्चा में आते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। अखिलेश यादव की आप पॉलिटिक्स देखिए, अखिलेश यादव भी ये जम के और सवाल उठाते हैं कि एक जात विशेष को जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, थानों में कौन है, थानों में इंपॉर्टेंट पोजीशन किसको दे रखी है, निगमों में, आयोगों में, नियुक्तियों में, ये एक जात विशेष को योगी आदित्यनाथ पर जो इल्जाम है, यहां तक कोई इशू नहीं, क्योंकि आप जाति को स्टेट से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमला जाति पर नहीं है। इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा है सोशल मीडिया ब्रिगेड समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश यादव का जो अटैक है वो जाति पर नहीं है बल्कि सरकार पर है, जाति की राजनीति करने वालों पर है, ना कि उस जात पर है। और ये पूरा तबका उस जात पर अटैक कर रहा है, ना कि उस जाति के नाम पर सरकार चलाने वालों पर। ये बेसिक फर्क है। और इसीलिए ये जो हम जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये इस समय एक बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या अखिलेश यादव कि पूरे इकोसिस्टम में इस तरह के संजय यादव, जिन्होंने तेजस्वी यादव की नैया डुबोने का काम किया है, क्या वे ऐसे ही एक्टिव रहेंगे? और अगर रहेंगे तो इसका जमीन पर असर क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें सोचना समाजवादी पार्टी को है, फैसला सपा को लेना है। लेकिन चूंकि इसकी चर्चा हो रही है, ये बिहार की तेजस्वी यादव की हार के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने ये जो एक चैलेंज है, चूंकि इस चैलेंज की चर्चा है, इसलिए हम इस चैलेंज पर बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।